कबूलनामा करवाने के लिए अमानवीय पुलिस ने मिर्च को पीसकर रस बनाया और लाजिया और उसके आदमियों के पहले से ही खुले जख्मों पर लगा दिया, जिससे ये निर्दोष लोग असहनीय पीड़ा में फंस गए। अगले दिन लाजिया की पत्नी खाना देने गई तो उसने देखा कि उसका शव फांसी पर लटका हुआ है और उसके पूरे शरीर पर जख्म है। हालांकि उसकी बहन को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसे थाने में बेइज्जत किया गया था। टूटकर वह घर लौटी और कीटनाशक पी लिया। शुक्र है उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। इस नीची जाति के आदमी को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस उससे जबरदस्ती ज़बानी करना चाहती थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसके जख्म भर जाएंगे, लेकिन उस पर चोरी का आरोप लगाना जिंदगी भर का कलंक होगा। उसकी पत्नी दर्द से कराह उठी और कहने लगी कि गर्भवती होने के बावजूद उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसने सोचा कि जबरदस्ती ज़बानी से मामले की सही जांच में मदद मांगे। बिल्कुल बेपरवाह। अगर आपने सचमुच गहने नहीं चुराए हैं तो आप वकील ढूंढ सकते हैं। हालांकि जैसे ही वे घर लौटे, पुलिस उनकी पत्नी को यह बताने आई कि राजा और उसके 2 साथी जेल से भाग गए हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके पति भाग जाएंगे। काफी विचार विमर्श के बाद पुलिस ने गहनों की बिक्री के सबूत और 3 प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पेश की। ऐसे ठोस सबूतों के सामने गांव के शिक्षक और राजा की पत्नी ने वकीलों की तलाश की, लेकिन कोई भी पूरी न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। उनकी समझ के परे एक बुजुर्ग ने उन्हें चंद्रू नाम के एक नेक वकील के बारे में बताया, जो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने में माहिर था। उन्होंने तुरंत उसकी तलाश की। हालात को समझने के बाद चंद्रू ने बिना किसी मुआवजे के दृढ़ता से मामला अपने हाथ में ले लिया। पुलिस जांच रिपोर्ट में चंद्रू ने अपनी शिकायत में बताया कि जिस रात वे भागे, वे इलाज के लिए एक क्लिनिक गए, दवा लेने के लिए एक दवाखाने गए और यहाँ तक कि सड़क किनारे एक ठेले पर भी रुके। गवाहों ने इस घटना को देखा और यहाँ तक कि दुकान के मालिक ने भी राजा द्वारा गहने बेचने के सबूतों की कसम खाई। पुलिस ने गहने बरामद करने के बाद उनकी पहचान के लिए महापौर को बुलाया। इन सबूतों के साथ राजा की चोरी और भागने का मामला पहले से तय था। चंद्रू बस सोच विचार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मजबूर होकर चंद्रू ने सबसे पहले राजा की पत्नी से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करवाई, जिससे वह औपचारिक रूप से उसकी पैरवी कर सके। जैसा कि चंद्रू ने अनुमान लगाया था, याचिका दायर होते ही अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसने उसकी पत्नी की निचली जाति का हवाला देते हुए उसे अदालत में पेश होने की अनुमति भी नहीं दी। हालांकि उसकी पत्नी के आंसुओं के बीच न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कई अपीलों के बाद मामला अंततः स्वीकार कर लिया गया। पहले ही दिन चंद्रू ने गवाहों से एक करके पूछताछ की और दावा किया कि दवाखाने के मालिक का मेडिकल लाइसेंस नकली था, जिससे गवाहों की गवाही कमजोर हो गई। विरोधी वकील ने तर्क दिया कि यह मामले से अप्रासंगिक है। फिर गवाहों ने राजा के भागने का विस्तृत विवरण दिया। जैसे ही भ्रष्ट पुलिस वाले खुशियां मना रहे थे, चंद्रू ने अचानक उस इंस्पेक्टर को बुलाने का प्रस्ताव रखा जिसने जांच रिपोर्ट लिखी थी। चंद्रू ने पहले उससे पूछा कि पुलिस स्टेशन से दवाखाना किस दिशा में है, फिर पुलिस स्टेशन से क्लिनिक किस दिशा में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए चंद्रू ने निष्कर्ष निकाला कि उसने जांच रिपोर्ट लिखी ही नहीं थी। उसने खुद दवाखाना और क्लिनिक का निरीक्षण किया था, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में, और पुलिस स्टेशन ठीक बीच में था। वह शायद मूर्ख था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पुलिस स्टेशन के बाहर इतना बल प्रदर्शन करता। दबाव में गवाहों की गवाही एक करके खारिज कर दी गई। उन सभी ने पुलिस के दबाव में झूठी गवाही देने की बात स्वीकार कर ली। कानून के अनुसार उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन राजा और अन्य अभी भी नहीं मिले। न्यायाधीश ने भ्रष्ट पुलिस से कहा कि अगर उनके पास नए सबूत हों तो वे अपील कर सकते हैं। कोई और विकल्प न होने पर पुलिस ने चंद्रू के शिक्षक, जो भारत के एक प्रमुख वकील थे, की ओर रुख किया। मामले पर जनता का दबाव बढ़ रहा था और पुलिस राजा की पत्नी के पास गई, उनसे मामला वापस लेने की विनती की और उन्हें एक बड़ी रकम की पेशकश की। महिला को स्थिर देखकर भ्रष्ट पुलिस एक स्टन गन लेकर उसके पास पहुंची। चंद्रू ने यह देखकर तुरंत अधीक्षक को बुलाया, जो उन गिने चुने अधिकारियों में से एक थे जिनके पास ज़मीर था, और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे संदिग्धों को तुरंत रिहा करें और उन्हें घर पहुंचाए। राजा की पत्नी और बेटी ने कार में बैठने से इनकार कर दिया, इसलिए वे केवल सावधानी से पीछे पीछे चल सके, सिवाय चंद्रू के, जिसने जरा भी डर नहीं दिखाया। शिक्षक को एक नया गवाह मिला, उस भूल भुलैया का मालिक जहाँ राजा का चचेरा भाई काम करता था। मालिक ने कहा कि उस दिन चचेरे भाई ने उन्हें फोन करके बताया था कि वे शहर से सफलतापूर्वक भाग निकले हैं और उम्मीद है कि वह उनके परिवारों को सूचित करेगा। शिक्षक ने उनसे पूछा कि उन्हें इतना यकीन क्यों था कि यह उनका चचेरा भाई ही है। बॉस ने दावा किया कि उसका चचेरा भाई उसके यहाँ 1 दशक से भी ज्यादा समय से काम कर रहा था, तो वह उसकी आवाज कैसे नहीं पहचान सकता था। शिक्षक मुस्कुराया और चंद्रू ने गुस्से से पूछा कि वे सच क्यों छिपा रहे हैं। महिला शिक्षिका ने बताया कि उस समय कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं था और उनके पास सच्चाई छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चंद्रू गुस्से में वहाँ से जाने ही वाला था कि महिला शिक्षिका ने उसे पकड़ लिया और समझाया कि उसके चचेरे भाई ने फोन नहीं किया होगा। कम पढ़े लिखे होने के कारण वे नंबर भी नहीं पहचान सकते थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इससे चंद्रू को उम्मीद जगी। उसने भूल भुलैया के मालिक के कॉल रिकॉर्ड ढूंढे और हर एक को फोन किया। आखिरकार शहर से बाहर एक संदिग्ध फोन बूथ तक पहुंच गया। चंद्रू को फोन बूथ का मालिक मिल गया, जो उसकी साजिश का मुख्य गवाह बन गया। अदालत में मालिक ने गवाही दी कि उस दिन 3 पुलिस अधिकारी उसके फोन बूथ पर काफी देर तक रहे थे और उन्होंने मौके पर ही उनकी पहचान कर ली थी।
इससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और पुलिस विभाग की विश्वसनीयता खत्म हो गई, जिससे उन्हें जांच फिर से शुरू करनी पड़ी। चंद्रू ने तब अनुरोध किया कि मामले की निगरानी के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाए, क्योंकि वह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था।